चलें भाई, उसके बाद क्या हमारे पास, मैं एग्जाम्पल 7.4 करवा ही देती हूँ। मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो है कितने मिनती है, कर लेंगे खुद ही, है ना। 7.4 मैं करवा देती हूँ। इसके बाद 7.4 के बाद एग्जाम्पल मैं करवाने वाली हूँ। इसके बाद एक सेल्फ टेस्ट 7.3 दी गई है, ये आपने खुद करनी है। और सेल्फ टेस्ट 7.3 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 7.3 सेल्फ चेक वाला। अब 7.4 उससे पहले मैं जो एग्जांपल करवा रही हूँ इसके जरिए अगला भी हो जाएगा, आपकी सेल्फ चेक हो जाएगा। अभी ये समझ लें। अभी क्या है, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, कह रहे हैं 2NO रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ, और क्या बना रहा है, 2NOCl बना रहा है। ठीक है, दीज आर ऑल गैसेस। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि Kp भी फाइंड करना है आपने, Kc भी फाइंड करना है। ये रिएक्शन जो हो रहा है, ये हो रहा है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन हो रहा है। अभी टी क्यों दिया आपको आगे समझ आएगी। ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद Kc फाइंड करना है, Kp फाइंड करना है। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है NOCl का, कितना दिया हुआ है, 1.2 atm। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है NO का, इसका कितना दिया हुआ है, which is 5.0 × 10⁻⁻2 atm। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 दिया गया है, which is 3 × 10⁻⁻1 atm। अब मुझे जितने बच्चे देख रहे हैं मुझे ये बताएं, हमने दो चीजें फाइंड करनी है, Kp और Kc। ठीक है, अब इनमें से एक हम इस जो हमें दिया गया यहाँ से फाइंड करेंगे, जो जितने भी हमें यहाँ पे डेटा प्रोवाइडेड है। ठीक है, और एक आपको जो मैंने अभी 3 मैंने कहा था क्वेश्चन आपने याद करनी वहां से। सबसे पहली बात कि आपको ये पार्शियल प्रेशर दिए हुए, आप इनको यूज करते हुए क्या चीज फाइंड कर सकते हैं, Kp या Kc, जल्दी बताएं। यानी आपको जो डेटा दिया हुआ है Kp, इसकी वैल्यू प्रेशर की, इसकी और इसकी, इसको यूज करते हुए आप क्या फाइंड कर सकते हैं, Kp या Kc। Kc कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, Kc हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, हमें पार्शियल प्रेशर दिए हुए हैं, हम Kp फाइंड कर सकते हैं। ठीक है शान, Kc तब फाइंड करेंगे अगर हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया गया होता है, हमें मोल में, मोलैरिटी में, डेसीमीटर क्यूब में वैल्यू दी गई होती, तो हम सब फुट करते हैं। हमें दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर, देखेंगे प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, तो हम Kp फाइंड करेंगे। Kp कैसे प्रेशर लिखते हैं आप लोग, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट PNOCl। ठीक है, और साथ में जो कोएफिशिएंट लिखा होता है उसको आप पावर में लिखते हैं, ऐसे ही होते हैं, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से है हमारे पास, NO है, और इसकी जो ऊपर साथ में लिखा कोएफिशिएंट उसको हम लिखेंगे कहाँ पे, पावर में लिखेंगे, प्लस प्लस यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। अब साथ में कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। पुट कर वैल्यू, NOCl की वैल्यू कितनी है, 1.2 atm, साथ में क्या आएगा, स्क्वायर, डिवाइडेड बाय PNO की वैल्यू क्या है, 5.0 10⁻⁻12 atm, अंदर लिखिए। और साथ में देखें क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। PCl2 है, ऐसा कितना प्रेशर है, 3 × 10⁻⁻1 atm। अब देखें इसके बाहर हमने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब है इसके बाहर स्क्वायर वाला कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा आपने वैल्यू पुट की है। ठीक है, इसको पुट करने के बाद अब इसका आंसर मैं निकालती हूँ, सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। आंसर से क्या आएगा, आंसर तकरीबन आ रहा है, Kp का क्या आ रहा है, 1.9 10⁻3। ठीक है, अच्छा अब देखें एटीएम स्क्वायर से काट जाएगा यूनिट, और यहाँ पे क्या आएगा, Kp कितना आएगा, 1.9 10⁻³ आएगा, माइनस ही 10⁻³ आएगा। ठीक है, अब देखिए आपने Kp फाइंड कर लिया, अब आपने फाइंड करना है Kc। ठीक है, अब देखें Kc अगर फाइंड करने के लिए तो आपको सिंपल मेथड है कि आपको मोल पर डेसीमीटर क्यूब यानी कंसंट्रेशन चाहिए, वो तो आपके पास नहीं है, तो आप Kc कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी आपने रिलेशन पढ़ा था Kp का और Kc का, क्या पढ़ा था आपने, कहा Kp = Kc। ठीक है, Kc और साथ में क्या था, RT और डेल N। ठीक है, आपने अभी स्पेशल मैंने आपको ड्राइव करवाया वहां पढ़ाया। अब आप Kp फाइंड कर चुके हैं, आप इसके जरिए Kc फाइंड कर सकते हैं। कैसे, R जनरल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू पता है सबको, 0.021 0.0821
ATM पर मोल पर केल्विन वाले, ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। T क्या है? T हमारे पास टेम्परेचर है जो हमें क्वेश्चन शुरू में दिया गया था, ये देखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डेल एन क्या? डेल एन क्या? डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये डिफरेंस है बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, तो हम प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस करेंगे। ठीक है, पहले हम जो है वो डेल एन निकाल लेते थे ताकि हम डेल एन बाद में यहाँ पुट कर सकें। डेल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने मोल्स हैं? 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने मोल है? 3 कैसे? 2 और 1 3। तो प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस कर दें, आंसर क्या आएगा? -1। डेल एन की वैल्यू क्या है? -1। ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया गया आपको? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है हमेशा हम पुट करते हैं केल्विन में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में कैसे? बाय एडिंग 273, तो हम क्या बनेगा? 298 केल्विन। तो हमने कन्वर्ट कर दी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में। ठीक है, फिर आपको पता आर की वैल्यू क्या होती है, यानी पहले आप लोगों ने जो डेटा दिया गया था वहां से आप लोगों ने क्या किया, के पी निकाल लिया और फिर आपको जो एक्सप्रेशन था वहां से के सी निकालें। सारी चीजें आ गई हैं, अब आप ये इसमें यहाँ सब कुछ पुट करें, के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल एन, और बाकी तमाम वैल्यू को यहाँ जाके डिवाइड कर दें, के पी आर टी डेल एन। अब यहाँ पुट करें सारी वैल्यू, के सी ये आ गए, के पी कितना आया था ये देखें 1.9 10⁻³ आर की वैल्यू क्या थी 0.08 21 सारा कुछ लिखते, यूनिट्स पूरा लिखना है आप लोगों ने। साथ में टी क्या था, टी कितना था 298 केल्विन, और इनकी ब्रैकेट के बाद डेल एन कितना आएगा? -1 आएगा। नहीं, पहले क्या करेंगे, पहले आप इस इक्वेशन को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको ऊपर ले जाएं, अब ये जो -1 है ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें इनको आपस में, जो आंसर आएगा इसको आप ऊपर ले जाएं, ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाए, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका के सी का आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ये बात? कोई मसला इस क्वेश्चन में जल्दी बताएं, शाबाश स्पीड लगाएं, जल्दी बताएं। बहुत आसान सी थी ये, यानी आपको ये डेटा गया था वहां से आपने एक कांस्टेंट निकाले और इसको यूज करते, यानी इसका मतलब क्या है कि आपको जो मैंने वो याद करवाया ना, ये तीनों जो एक्सप्रेशन है तीनों याद करने बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, मैंने इससे आगे ड्राइंग। अब जो एग्जांपल है, सॉरी सेफ्ट 7.3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है और लाजमी करनी है आप लोगों ने आज। एक ये 7.3, एक 7.2। 7.2 तो बहुत आसान से आपने यूनिट निकालनी है, और 7.3 में जैसे अब मैंने इस तरीके से करवाया, वहां पे न्यूमेरिकल तरीके से करना है, आप लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अब आपने अगर पढ़ना टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, बहुत आसान से जल्दी पढ़ लेते हैं, ये बहुत आसान सी चीजें, मेन चीजें आगे इस चैप्टर की जो है। अच्छा, अब आपने पढ़ना टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, कितनी तरह की इक्विलिब्रियम की टाइप्स होती हैं? 2 तरह की टाइप्स होती हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में। पहली क्या है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, और सेकंड वन इज इक्विलिब्रियम सेम ही होता है बेटा। उसके बाद क्या है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम सेम बात होती है। ठीक है, अच्छा, होमोजीनियस क्या है, जिसमें सेम फेज, होमो मीन सेम और जीनियस मीन फेज होती है। ठीक है, ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें तमाम रिएक्टेंट और तमाम प्रोडक्ट सेम फेज में हो। इसका मतलब क्या है, जैसे देखें, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम फेज। सपोज अगर रिएक्टेंट गैसेज हैं तो प्रोडक्ट भी गैसेज हो, अगर लिक्विड हो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है, क्या दी गई है, N2 + H2।
ठीक है, 2NH3 बन रहे, बैलेंस कर लें। अब आप देखें N2 आपके पास एयर में गैस की फॉर्म में होती है, H2 भी गैस की फॉर्म में होती है, जो अमोनिया बनता है वो भी क्या है, गैस है। इसके अलावा SO2 इसको ब्रेक करवा रहे हैं, O2 के साथ क्या बन रहा है, SO3 बन रहा है। These are all gases। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तमाम की फेस सेम हो, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। लाजमी सिर्फ गैस ही हो। सपोज अगर रिएक्टेंट लिक्विड है वो भी लिक्विड है, प्रोडक्ट भी लिक्विड है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से अगर तमाम रिएक्टेंट और तमाम प्रोडक्ट, ये नहीं कि एक रिएक्टेंट सॉलिड है एक रिएक्टेंट लिक्विड है तो वो होमोजीनियस नहीं होगा। तमाम रिएक्टेंट और तमाम प्रोडक्ट की सेम फेज हो, ठीक है, वो सारे लिक्विड में या सारे सॉलिड में या सारे गैसेस में हो, तो हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बात समझ आ गई होमोजीनियस वाली। उसके बाद क्या है, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इसमें किसी एक ही फेज सेम डिफरेंट हो। जैसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट जो चूने का पत्थर होता है उसे जब लेते हैं और वाटर में सोल्यूबल करते हैं तो दो चीजें रिलीज होती हैं। एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो जिसे आप चूना कहते हैं ना, पानी में डिसॉल्व हो गया, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। और सेकेंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब चूने को आप पानी में डालते हैं तो आप देखें वो बबल्स बनते हैं वहां पे, वो असल में कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल रही होती है। अब कैल्शियम कार्बोनेट पता है आपको, जो आप लेते हैं वो सॉलिड फॉर्म में, चुनो तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जब उसको आप डिसॉल्व करते हैं तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी सॉलिड होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। यानी देखिए दो चीजें सॉलिड में है और एक गैसियस फॉर्म में। तो हमारे पास ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, हेटेरोजेनियस। ऐसे इक्विलिब्रियम गैस से रिएक्शन के ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें मोर देन वन फेज हो तो उसे हम कहते हैं हेटेरोजेनियस, और जिसमें सिर्फ एक सिंगल फेज उसे हम कहते हैं होमोजेनियस, जिसमें तमाम रिएक्टेंट और तमाम प्रोडक्ट की फेज सेम। इसके अलावा हेटेरोजेनियस की एक और एग्जांपल देखिए, आप कह रहे हैं जब आयरन, जब कहते हैं ना आयरन को जंग लगता है, जब आयरन को रखते हैं हम लोग, आयरन को पड़ता है पानी, ठीक है, तो क्या बन जाता है, बन जाता है Fe3O4। ये जंग लगने का प्रोसेस है जब हम कहते हैं आयरन की कोरोजन हो गई है, ठीक है। Fe3O4 प्लस H2 गैस। अब देखें जो लोहे का रखा होता है आपने, एक छोटा सा कोई पार्ट रखा होता है आयरन का, दैट इज सॉलिड। कभी आपने देखा नहीं कि आयरन लिक्विड फॉर्म में हो, आयरन हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है। जो वाटर है वो ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में है। जो Fe3O4 बन, जो आप कहते हैं ना वो रस्ट लग गया है, पीले पीले कलर का रंग होता है, येलो कलर का, वो असल में रस्ट होता है, वो ये चीज होती है। तो वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। जो H2 गैस बनी है वो किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। सॉरी, हमने यहाँ वाटर गैसियस फॉर्म में लिया। तो आप देखें दो चीजें सॉलिड फॉर्म में, दो चीजें गैसियस फॉर्म में, तो हमारे पास ये सेम फेज नहीं है, डिफरेंट फेजेस हैं। इट इज कॉल्ड हेटेरो, हेटेरो मीन डिफरेंट, डिफरेंट फेजेस में है, ठीक है। यहाँ वाली बात समझ आ गई, होमो और हेटेरो वाली। क्या हो गया, क्लास समझ आ गई है होमो और हेटेरो वाली? चले, अच्छा उसके बाद क्या, सिर्फ आखिरी पॉइंट एक रह गया। आखिरी पॉइंट ये क्या है कि आपकी देखें बुक में इक्वेशन बनी है, होमो और हेटेरो से नीचे बनी हुई दो चीजें लिखी हुई हैं। दो चीजें क्या लिखी है, एग्जांपल ये लिखी हुई है, कह रहे हैं वाटर हमने लिया है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, टू है, वाटर से क्या बन रहा है, H2, वाटर को हम तोड़ रहे हैं, यानी वाटर के हम एलिमेंट्स को अलग अलग कर रहे हैं। केसी जो लिखा है उन्होंने, केसी में क्या लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है और O2 लिखा हुआ है। अब देखिए उन्होंने यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं लिखी, यहाँ उन्होंने रिएक्टेंट नहीं लिखा, ठीक है, वाटर नहीं लिखा। और फिर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक और लिखी क्वेश्चन लिखी हुई Fe प्लस H2O गैस की फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर क्या बना रहे हैं, Fe3O4 और H2, ठीक है। फिर हम केसी में अगेन सारा एक्सप्रेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, Fe3O4 है, ठीक है, और साथ में क्या आएगा, बल्कि Fe3O4 नहीं लिखा उन्होंने, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ वाटर लिखा हुआ है। अब ये क्या बात है, ये और सुनने, यहाँ इन्होंने प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में Fe नहीं लिखा, वो प्रोडक्ट में Fe3O4 नहीं लिखा, और यहाँ इन्होंने वाटर लिखा ही नहीं। वजह क्या, जो हमारे पास प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड होते हैं, प्योर लिक्विड हमने वाटर प्योर लिया, देयर इज नो इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द वाटर। जो प्योर लिक्विड होते हैं, जो नेचुरली पाए जाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, नेचुरली जो अलग तरह की कुदरत से पाए जाते हैं, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। आयरन इज अ प्योर मेटल। तो हमारे पास जो प्योर लिक्विड और जो प्योर सॉलिड होते हैं,
ठीक है। और उन लिक्विड और सॉलिड से बनने वाले जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम कभी भी नहीं लिखते किसके अंदर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखी है लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं लिखी ब्रैकेट के नीचे। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हम प्योर लिक्विड को केसी एक्सप्रेशन में नहीं लिखते, केस इज अ प्योर लिक्विड। फिर उसके बाद आयरन को हमने नहीं लिखा और यहाँ Fe3O4 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आयरन हमारे पास क्या है, प्योर सॉलिड है। जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो फिर सिर्फ इसमें ऑक्सीडेशन हुई है, अभी भी ये प्योर ही है, ठीक है। मतलब प्योर सॉलिड है, उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है इन दोनों को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में नहीं लिखते। कोई भी प्योर लिक्विड हो, कोई भी प्योर सॉलिड हो, यानी कोई भी प्योर मेटल होगी उसको मेटल को, उस मेटल की जो प्रोडक्ट बनेगी उसको हम केस एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। ये वाली बात समझ आ गई? कोई भी प्योर लिक्विड एंड प्योर, प्योर मीन जो नेचुरली पाई जाती है हमारे एनवायरनमेंट में, दैट इज प्योर। और प्योर मतलब था कि और मेटल मिक्स नहीं हुई। उस प्योर को हम केस एक्सप्रेशन में लिखते नहीं, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में, ठीक है क्लास। अच्छा, अब ये कौन क्वेश्चन बचेंगे, यहाँ पे हमने क्यों लिखे इसको वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर प्योर फॉर्म में नहीं है। हमारा वाटर प्योर फॉर्म में पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। जो गैसेस फॉर्म होता है, गैस में जब पढ़ा जाता है, गैस के पढ़ा हुआ है कि वाटर रिएक्ट करता है बहुत सारी गैसेस के साथ। अगर वाटर गैस फॉर्म में तो बहुत सारे गैस वाटर से रिएक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, SO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और उसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी शामिल हो जाती है। जो प्योर लिक्विड होता है वाटर, वो से प्योर होता है। सॉलिड फॉर्म वाटर प्योर नहीं होता और ना ही वाटर गैस फॉर्म प्योर होता है। चले भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कोई यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रहा तो कोई क्वेश्चन मुझसे आप पूछ लीजिएगा। FeNCH4 नेचुरल है, जी जी बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या किया, सॉलिड और लिक्विड लेना। आपने मीथेन गैस है, गैस क्यों नहीं लेना? गैस कभी भी इतनी प्योर नहीं होती। हम सिर्फ लिक्विड और सॉलिड पे बात ये अप्लाई होती है, मीथेन पे अप्लाई नहीं, क्योंकि वो गैस है। ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। चलिए बी क्लास खत्म करने, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। अल्लाह हाफिज।